Hi guys, welcome back to our own class of mathematics of applied mathematics 12th standard CBSE Commerce. So our first chapter is numbers, quantification and numerical applications. This is an entirely new syllabus being included in 2020. Okay, the major objective of this इस सिलेबस का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रिपेयर आर स्टूडेंट्स फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक मतलब हमारे को मैथ्स में ये पता होना चाहिए कि भैया अब हमको इस मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करना है और कैसे यूज़ करना है। अभी तक के हम लोग 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में यही पढ़ते आए हैं कि भैया मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है, हमको ये करना है, हमने इसको इस फॉर्मूले को ऐसे लगाना है, हमको ये मिलता है, बस हमको सिर्फ इतना पता होता है। बट हमको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं पता होता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ उदाहरण के तौर पे या फिर फॉर एग्जांपल इफ वी से सपोज देयर इज अंकित हु ट्रैवल्स 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। अब ये तो हम सबने पढ़ा है, हमने सब समझा है कि हाँ अंकित 30 किलोमीटर चलता है कितनी देर में, 2 घंटे में। तो अब इसका हम लोग क्वान्टिफिकेशन मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थ्रू हम ये कैसी बातें करेंगे कि भैया अंकित 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है। तो हमको ऑब्वियस एक आंसर आएगा कि भैया 1 घंटे में अंकित कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। तो वहीं स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन आता है कि अंकित 5 घंटे में कितना चलेगा, यानी 5 आवर्स में वो कितना चलेगा अंकित। तो हम वो देखते हैं कि भैया हाँ 1 घंटे में 15 चला है तो 5 घंटे में कितना चलेगा, 15 5 75 किलोमीटर्स। ठीक है, ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड या इस सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी प्यारी मिलेगी कि यहाँ पे अंकित थका नहीं है। अंकित की जो स्पीड है वो मेंटेन्ड है और अंकित थकेगा नहीं। यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमन नेचर के हिसाब से जो चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस पोजीशन में हमें ये समझ में आया कि अंकित थकेगा नहीं, मतलब जितने भी ह्यूमन फैक्टर्स हम लोग जो कैलकुलेशन में लगाते हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नो, ये सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें नहीं लगेगी। ये सारे क्वेश्चंस में मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आपको सिंपल रहेगा, जो दिया है वही सच है। जैसे साउथ इंडियन मूवी में यदि एक हीरो एक विलेन को केले से भी काट सकता है तो काट सकता है, क्वेश्चन में दिया है तो दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन की बात को सही मानना है और क्वेश्चन में जो दिया है वो करेक्ट है। उसमें हमारा लॉजिकल ब्रेन ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। क्लियर है जितना मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। यदि ये क्लियर है तो हम इसको लेके आगे चलते हैं और हमारे नेक्स्ट चैप्टर के तरफ में जो चीज़ है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में आएगा मॉड्यूलो अरिथमेटिक। क्या आएगा, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। इसके बारे में पढ़ा है, समझा है, हाँ हम सब ने पढ़ा है इसको, हम सब ने इसको ऑब्जर्व भी किया है, हम सब ने इसको देखा भी है, पर कभी हमको ये नहीं बताया गया कि इसको मॉड्यूलो अरिथमेटिक के नाम से बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। नॉर्मल डिवीजन है, नथिंग उसमें कुछ भी एकदम हाइपोथेटिकल कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि एक घड़ी हमने बनाई है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ जो हमने बोला है बिल्कुल सही है। 1 12 1 2 3 4 6 9 12। अब हमने घड़ी बनाई है। ठीक है, अब मैं घड़ी में बोलता हूँ कि भैया कितने बज रहे हैं, 15 बज रहे हैं। कितना टाइम कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 AM लिखो या PM लिखो कोई मतलब नहीं होता है, 24 आवर का स्टैंडर्ड टाइमिंग है। ठीक है, तो हमको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा दिमाग बोलेगा कि 15 यानी कि क्या होता है, 15 AM है कि PM है ये तो छोड़ दो, तो हमको ये पता होना चाहिए 15 यानी कितने बजे। अब घड़ी के कांटे में यदि हम घड़ी पे देखेंगे, राउंड यदि हम घड़ी पे देखेंगे तो घड़ी में तो हमको ये दिख रहा है कि भैया 12 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, 12 के बाद तो सीधा 1 हो जा रहा है। तो हम एक नॉर्मल लॉजिकली मैन ने क्या किया कि ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में उसने गिना, इसको मान लिया 13, इसको मान लिया 14 और इसको मान लिया 15, तो बोलेगा 3 बज रहे हैं। क्या बोलेगा, 3 बज रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कैलकुलेशन निकल जाता है। तो 3 दोपहर के बज रहे होते हैं, यानी कि हम लोग 3 PM की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो वैल्यू थी वो 12 तक की थी, 12 के आगे कैसे जाना ये हमने सोचा नहीं था। तो 12 के आगे हमने गए तो हमको ये दिखा कि भैया दिस इज 15, 15 के आगे क्या आया हमारा, 12 आया, मतलब 3 आया, 15 यानी हमारा 3 इक्विवेलेंट निकला। तो ये कैसे निकला 3 इक्विवेलेंट, हमने कभी सोचा क्या। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, नॉर्मली क्या किया, 15 को फॉर एग्जांपल यदि हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 15 12 1 जा 12 और ये आ जाएगा माइनस करने के बाद में 3। तो 3 हमारा क्या रहा, रिमाइंडर। 3 हमारा क्या आ गया,
रिमाइंडर यही 3 रिमाइंडर जो बचा वही हमारा जाके आगे चल के घड़ी का वो टाइम बना। इसको एक और टर्मिनोलॉजी के नाम से हमारे इसमें जाना जाता है, वो होता है रैप। यहाँ पे हमने 12 से उसको रैप कर दिया और जो बचे हुए नंबर थे उसको बाहर डाल दिए, तो इसको बोलते हैं रैप। इसको करने का ये एक तरीका। सो दिस इज नोन एज रैप अरिथमेटिक ऑल्सो। इधर में आपको यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, हमने हमेशा किया है हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें हमने हमेशा ये की है, ठीक है। घड़ी के आंकड़ा, घड़ी ये कॉमन एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझाने का। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भैया ये मॉड्यूलो होता क्या है। यदि मैंने आपको बोला भैया 21 mod 2 निकालने को, यदि मैंने आपको बोला 21 mod 2 की यदि मैंने आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसको 2 को यहाँ लिखना है डिवीजन की जगह पे, 21 को यहाँ लिखना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, फिर आएगा 1 नीचे और यहाँ पे आएगा हमारा 0 और फिर ये 0 0 जाएगा और ये आ जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। सो 21 mod 2 का आंसर क्या होगा, हमारा रेसिडुअल जो बचा 21 mod 2 इज आर रेसिडुअल। यहाँ तक के सबको क्लियर। सो 21 mod 2 का हमारा आंसर क्या है, रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ चीज़ें और क्लियर होगी। यदि मैं बोलता हूँ -8 mod 5, तो इसका आंसर क्या होगा, -8 mod 5। अभी तक के हमको ये चीज़ तो क्लियर हुई कि भैया मॉड के बाद का जो नंबर होता है वो हमको लिखना पड़ता है डिवाइजर की जगह पे, ठीक है। तो हमको ये नंबर कहाँ पे लिखना पड़ता है, डिवाइजर की जगह पे कि डिविडेंड की जगह पे। ये चीज़ क्लियर रखी है अपने दिमाग में। हमको मॉड के बाद वाला जो नंबर होता है वो कहाँ पे रखना पड़ता है, डिवाइजर की जगह पे। यहाँ पे भी हमने देखा डिवाइजर था, इसको भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, डिवाइजर की जगह पे रखेंगे। तो ये डिवाइजर की जगह पे यदि इसको नंबर को रखते हैं और हम लोग इसको डालते हैं -8 और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी। अब हमको चाहिए इससे छोटा नंबर, -8 से भी छोटा नंबर हमको मिलेगा कैसे, कि भैया जब 5 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो हमको मालूम है हमको इसके आसपास का एक नंबर चाहिए जो इससे भी छोटा हो और 5 के टेबल में आना चाहिए। तो अब इससे 5 के टेबल में 5 2 जा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हाँ ये 8 और ये 8 यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे तो आना चाहिए 2, और यहाँ पे यदि हम लोग लिखेंगे 10, तो 10 -8 से बड़ा नंबर होता है। और यदि आप लोग देखेंगे तो हम या तो उसका इक्विवेलेंट नंबर लिखते हैं या फिर उससे छोटा नंबर लिखते हैं। तो इससे छोटा नंबर करने के लिए इसको हम करेंगे माइनस, तो -8 -10 और ये एज इट इज़ जब ये हमारा जाएगा 10 की तरफ, मतलब जब यहाँ पे इसको माइनस करने के लिए बोला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +10 आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 2, क्योंकि -8 + 10 इज 2, ठीक है। जो बड़े नंबर की साइन होती है वही साइन यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। सो दिस इज 2। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं -8 mod of 5 इज 2। यहाँ तक ये चीज़ें सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट इस चीज़ में, मॉड के क्वेश्चन में, कि हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं, चीज़ें और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ, एक और नया एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं 3 mod 10, दिस इज़ आवर थर्ड एग्जांपल, ठीक है, दिस इज़ आवर थर्ड एग्जांपल। हम लोग लिखते हैं 3 mod 10, 3 mod 10, वापस से वही फॉर्मूला और वही सब कुछ चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 10 हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइजर की जगह पे, और ये आएगा हमारा 3 यहाँ। 10 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू क्या आएगी, 0। 10 × 0 0, माइनस करेंगे आंसर आएगा 3। 3 इज़ आर रिमाइंडर, 3 हमारा रिमाइंडर है। तो 3 mod 10 की वैल्यू क्या होगी, 3। 3 mod 10 की वैल्यू क्या होगी, 3। क्लियर है, करेक्ट,
100% क्लियर। 3 mod 10 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। नहीं समझ में आ रहा है सर? एक और एग्जांपल, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 12 mod 4 सॉल्व करके देखिए, 2 मिनट का समय लीजिए, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी लगता है आपको वो लीजिए, सॉल्व करके देखते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भैया इसका आंसर आएगा 0। सॉल्व करके देखते हैं। 4 12 जा, और ये आएगा 3 12, माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 0। सो 12 mod 4 का हमारा आंसर कितना आया? 0 आया। यहाँ तक के सबको क्लियर है? यदि हाँ तो हम अगला टॉपिक, इसी का अगला कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। यहाँ तक के मॉड समझ में आया? हमें वो सारी चीज़ें जो रिपीट होती है वो मॉड में आता है, या फिर रैप अरिथमेटिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है हमें यहाँ तक? कोई भी चीज़ जो रिपीट होती है, मैंने बोला कि मैंने एक सर्कल का 1.5 राउंड लिया, ठीक है, एक सर्कल है, मैंने बोला वो 400 मीटर का है, ठीक है, 400 मीटर का है, और मैंने 600 मीटर्स ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है, और मैं बोलता हूँ कि मैंने 600 मीटर्स रन किया है। तो 600 मीटर्स रन किया है, यानी हमने कितना राउंड लिया है? 1.5 राउंड लिया। ये लिखा हुआ तो नहीं था, नहीं था, बट इसी को बोलते हैं हम लोग रैप अरिथमेटिक। क्लियर है? आगे सीन बढ़ाते हैं इस चीज़ को, और इसके 1-2 कॉन्सेप्ट हम देखने की कोशिश। एक और क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में नई चीज़ें सिखाते हुए हमको आता है। हम देखते हैं, इफ़ 147 is equals to 3 mod of m। हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 147 is equals to 3 is equals to 3 mod m, then find the values of m। Is it clear? If 147 is equals to 3 mod of m, then find the values of m। ठीक है, लॉजिकली अब यहाँ पे यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि 147 इज द रिमाइंडर ऑफ 3 mod m। अभी तक हम लोग जो करते आए थे तो उसमें हम लोग क्या देखते थे, m को हम क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस की जगह पे, सॉरी डिवाइजर की जगह पे, 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू आती थी जिसको माइनस करने के बाद में यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 147। ऐसा ही कुछ है कि इससे अलग हटके है? अभी तक हम लोग जो करके आए हैं वो उसमें यही सब हुआ है। यदि हम लोग इसको देखते हैं कि भैया 147 माइनस 3, यदि हम लोग इसको लिखते हैं 147 माइनस 3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m, करेक्ट? या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं 147 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय m, करेक्ट है? यानी m इज अ डिवाइजर ऑफ 144, करेक्ट है? यानी m क्या होना चाहिए? इज अ डिवाइजर ऑफ 144, क्योंकि 147 में से हमने 3 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, हटा दिया, तो बचा क्या? 144। 144 m इज अ डिवाइजर ऑफ 144, और m का डिवाइजर 144 क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, 8 से जा सकता है, 9 से जा सकता है, x, इतनी सारी वैल्यूज के साथ m इज अ डिवाइजर। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। यदि इस तरीके का हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो हमने कुछ नहीं करना है, इस 3 को इस तरफ लेके गए, इस जगह जाके इसको माइनस का साइन हो जाता है, माइनस साइन होने के बाद इसमें मॉड m बचता है। सो m 147 माइनस 3 इज ऑब्वियसली इज अ डिविजिबल बाय m, ये तो होगा ही। और ये जब डिविजिबल होगा तो m क्या हो जाएगा? एज अ डिवाइजर। हमने बाकी की जो पहले की प्रॉब्लम्स देखे उसमें हमने देखा m को हमने डिवाइजर की जगह पे ही लिखा, अभी भी हमने कुछ देर पहले m को डिवाइजर की जगह पे लिखा, वो वैल्यू आई, और फिर वो हमने देखा कि भैया 147 माइनस 3 कितना होता है? 144 लिखा गया, और फिर m की वैल्यू निकाली गई। m क्या 2 से 144 जाता है? हाँ जाता है। 3 से जाता है? हाँ जाता है। 4 + 4 8, 8 + 1 9। यदि 2 और 3 से जाता है तो 6 से भी जाता है, 4 से 144 फिर आता है, 8 से भी जाता है क्योंकि 2 और 4 से गया इसलिए 8 से गया, 9 इसलिए आएगा क्योंकि 3 से जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है m की वैल्यूज़ इतनी सारी
हो सकती है। इसके आगे भी वैल्यूज़ हो सकती है, यदि आप चाहे तो फिर हम वो भी लिख के आपको दे सकते हैं, जैसे कि 12, 16, 18, तो ये सारी m की वैल्यूज़ जाएगी। और ये क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है और ये उसका आंसर है। स्पेसिफिकली चीज़ें आपको क्लियर है। यदि नहीं क्लियर है तो चलो ये एक और नया क्वेश्चन हम लेते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying x 12 mod 5। मतलब हमें अब x की उतनी सारी वैल्यूज बतानी है जिसमें 12 mod 5 वुड सेटिस्फाई द x। हमने जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था, इस वाले क्वेश्चन में भी हम वही चीज़ करते हैं। x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है। इसका एक और मतलब है x माइनस 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। एम आई करेक्ट? इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी x माइनस 12 यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमने यदि 12 को माइनस किया तो जो आंसर बचेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। करेक्ट है। इसका ये मतलब निकलता है। यदि हम बोलते हैं कि जैसे 22, यदि हमने x की वैल्यू क्या ले ली 22 माइनस 12 किया गया तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हाँ करेक्ट है। तो 5 की वैल्यू तब क्या रहेगी 2 रहेगी। तो अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। x माइनस 12 इज मल्टीपल ऑफ 5 मतलब लैम्डा। हमने लैम्डा को यूज किया वेर लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। मतलब लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है। अब सर ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अब चलो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल, हालांकि इसको सॉल्व करना तो अब काफ़ी आसान हो गया है। फॉर एग्जांपल यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्या डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल लैम्डा इज 1, फॉर एग्जांपल लैम्डा इज 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 12, ये 12 हमारा यहाँ पे आ गया प्लस में आ गया, सो x इज इक्वल टू 17। सो x इज इक्वल टू 17, ये हमारी वैल्यू आएगी वेयर लैम्डा वॉज 1। सिमिलरली इस तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लैम्डा इज़ 1, जब लैम्डा 1 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है हमारी 17 होती है। इस तरीके से यदि आप वैल्यूज़ निकालने बैठते हैं तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है। 17 में और प्लस 5 करो तो कितना हुआ 23, सॉरी 17 में और प्लस 5 किए तो हमारा कितना आएगा 22 में और 5 ऐड करो 27 में और 5 ऐड करो 32 37 42 47 52 57, ऐसा ये सीरीज चलते ही रहेगी। वेयर कब वेयर लैम्डा इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा चलते ही रहेगा तभी जब हमारा इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ तक के सबको मॉड के ऑपरेशंस, मॉड का क्लियरेंस हुआ, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉड की प्रॉपर्टीज़। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर के साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केलर मॉड का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और ये हम 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। यहाँ तक के सभी को क्लियर है? आइए चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ मॉड्यूलो की। जैसे अभी तक के हमने जो देखा वो था मॉड्यूलो निकाला कैसे जाता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। छोटा नंबर होता है तो मॉड्यूलो क्या आता है, बड़ा नंबर होता है तो मॉड्यूलो क्या आता है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करना, एम की वैल्यू कैसे फाइंड करना मॉड्यूल में, ये सारी चीज़ें तो यहाँ तक के तो ठीक है। अब हमने बेसिक्स तो कवर कर लिया। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें बेसिक तो कवर हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं और हमारा ये देखते हैं कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। और मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज़ तो सिर्फ 4 ही चीज़ों की होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। तो हम देख लेते हैं भैया प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑफ मॉड्यूलो। इसको कहीं कई जगह पे मॉड के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ तक कि अभी तक के आपने देखा है उसको हम लोग मॉड्यूलो लिखे हैं। तो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, देन a mod n प्लस b mod n is definitely equal to c of mod n. Clear with it? यदि if a plus b is equals to c, then a mod n plus b mod n is definitely equal to c mod n. इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नहीं तो फिर एक और तरीके से लिखा जा सकता है इसको ऐसे, a प्लस बी मॉड ऑफ n, मतलब आप इसको ऐड कर लीजिए, a और b को ऐड कर लीजिए और फिर उसका आ जाएगा मॉड ऑफ n इज डेफिनेटली इक्वल्स टू a मॉड n प्लस b मॉड n. एम आई क्लियर? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, किसी को डाउट, क्वेरी, किसी को डाउट्स एंड क्वेरीज है यहाँ पे? ठीक है, किसी को डाउट्स एंड क्वेरीज यहाँ पे होपफुली नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। किसकी? मॉड्यूलो की दूसरी प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं। एडिशन की ही है, डेफिनेटली एडिशन की है, ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई थी एडिशन की। दूसरी प्रॉपर्टी देखने की भी कोशिश कर लेते हैं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है? इफ सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन की, इफ a इज b mod of n, if a is b mod of n, then a plus k is equals to b plus k mod of n. Clear है? Where k is a integer, where k belongs to an integer. ठीक है, इसको where या तो आप where लिखोगे या फिर इन्वर्टेड करके ऐसा a लिख दोगे, तो इसका एक ही मतलब आता है, where k belongs to integer. ठीक है, यदि हमने a को k से ऐड किया, k इज अ स्केलर क्वांटिटी और इंटीजर क्वांटिटी, हमने उसको ऐड किया, तो सेम चीज़ हम b के साथ में भी करेंगे और b को भी हम प्लस k करेंगे, तो दिस वुड बी 100% इक्वल. लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इफ a इज if a is equals to mod of n and c is equals to d times mod of n, then a plus c क्या हो जाएगा? a plus c is equals to b plus d into mod of n. Clear है? If a is b mod of n and c is d mod of n, then a plus c is b plus d mod of n. क्लियर है? इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि सब हवे में जा रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद बताऊंगा। एक बहुत प्यारी सी चीज़ है यहाँ पे, सब जगह पे एक कॉमन चल रहा है, आप वो और एक देखने की कोशिश करो। इफ़ a इज b mod if a is b mod of n, then minus a is equals to minus b mod of n. क्लियर है ओवर? ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ किस किस की देखी? हमने ये चार प्रॉपर्टीज सिर्फ हमने एडिशन की देखी है। ये चार प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ एडिशन की देखी है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बोलती है? इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, देन a मॉड ऑफ n प्लस b मॉड ऑफ n इज इक्वल्स टू c मॉड ऑफ n. एक और कंडीशन, a प्लस बी मॉड ऑफ n इज इक्वल्स टू a मॉड ऑफ n प्लस b मॉड ऑफ n. क्लियर है? सेकेंड कंडीशन, इफ़ a इज इक्वल्स टू b मॉड ऑफ n, देन यदि उसमें हमने कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड की k, तो k इधर भी ऐड होगा। ठीक है, इफ़ a इज इक्वल्स टू b मॉड ऑफ n एंड c इज इक्वल्स टू d मॉड ऑफ n, तो फिर हमारी एक और कंडीशन क्या बोलेगी? a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस d मॉड ऑफ n. क्लियर ओवर हियर? आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम
हमारी चौथी कंडीशन है, यदि हम a इज इक्वल टू बी, यदि हम बोलते हैं कि भैया a इज इक्वल टू बी मॉड ऑफ n, देन उसका यदि हम माइनस से मल्टीप्लीकेशन या फिर माइनस करते हैं तो उसकी साइन वहाँ पे भी चेंज होगी, माइनस a इज इक्वल टू माइनस बी मॉड ऑफ n। क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर ओवर हियर? आगे बढ़े इसकी हम आगे की दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, या फिर इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे चीज़ें और अच्छी आसानी से हमको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल हम लोग किसी एक इसका लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल हम इसका लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड 486 वाह, यहाँ पे तो जादू जैसा चल गया। रुक जाइए, ये शायद हमको पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन फाइंड 486 प्लस 729 मॉड ऑफ 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, 486 प्लस 729 मॉड ऑफ एन। ये दिख रहा है, इसी तरीके का दिख रहा है कि नहीं? a प्लस बी मॉड ऑफ एन। अरे हाँ, इसमें एक चीज़ कॉमन थी, हमने आपको बताया ना, इन सब में आप देख सकते हो कि मॉड ऑफ एन ही लगा हुआ है, कहीं पे भी मॉड ऑफ एन चेंज नहीं हो रहा है। दिख रहा है आपको? कहीं पे भी मॉड ऑफ एन चेंज नहीं हो रहा है, सब जगह पे क्या है, हमारा मॉड ऑफ एन ही चल रहा है। तो हम लोग ये आइडेंटिटी देखते हैं, अब इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 486 प्लस 729 मॉड ऑफ 12 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 486 मॉड ऑफ 12 प्लस 729 मॉड ऑफ 12, 729 मॉड ऑफ 12। करेक्ट हो गया? इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये दिखने को मिलता है कि 486 की जगह पे हम लोग सीधा सीधा यदि हम देखेंगे, ये भी 12 से जाता है, सॉरी, ये भी 12 से जाता है, ये भी 12 से जाता है, ये 12 से जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 6 मॉड 12 लिख लेते हैं। और ये यदि इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा हमारा 9 मॉड ऑफ 12, ये भी लिख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और मॉड 12 की तरफ जाने की कोशिश की। तो ये 486 12 से यदि आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6, और इसको 12 से आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 729 को, तो रिमाइंडर आएगा आपका 9। वही हमने लिखा। अब इसको हम वापस से ऐड करते हैं, तो 6 प्लस 9 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 12। 6 प्लस 9 हमारा 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ 12, 15 मॉड ऑफ 12। इसको फिर से हम लोग निकालते हैं तो आपको पता है 12 1 जा 12 जाएगा, 15 माइनस 12 यानी हमारा आएगा 3। तो यहाँ पे 3 लिख लिया हमने, 3 मॉड 12 लिख दिया गया। 3 मॉड 12 का आंसर कितना आएगा, 3 मॉड 12 इज़ नथिंग बट 3। तो आप देख सकते हो कि हमने इस चीज़ को जो सॉल्व किया, इसका वैल्यू कितना आया, 486 प्लस 729 मॉड ऑफ 12 इज़ नथिंग बट 3 इज़ द आंसर। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई सभी को समझ में आया कि एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे सबको समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद हम लोग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये सारे टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।